Good morning, students. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. Good morning. आप लोगों को नोट्स मिल गए आज की क्लास के? यस मैम। यस मैम। ओके। तो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, इस बारे में थोड़ी बात कर लेंगे 1-2 मिनट। लास्ट क्लास में हमने सेशन कवर किया था जिसमें हमने देखा था कि भाई टीडीएस कब डिडक्ट होता है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट इन द पार्टी व्हिचएवर इज अर्लियर। आप लोगों के पास नोट्स भी अवेलेबल हैं। आप लोगों के पास जो नोट्स आए हुए हैं पहले की क्लास में या इस क्लास में, देखिए टीडीएस चाहूँ तो मैं 10 पेजेस में भी खत्म कर सकती हूँ, लेकिन मैंने आपको अराउंड 40 पेजेस शेयर किए हैं और 10 पेजेस और शेयर करूंगी, अराउंड 50 पेजेस शेयर करूंगी। जो नोट्स हैं वो कम्प्लीटली इतने हैं कि जितना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को नॉलेज होगी उतनी ही आपको आफ्टर क्लास नॉलेज होगी, तो इसीलिए वो नोट्स थोड़े ज्यादा हैं और हम उसमें सिलेक्टिव मैं आपके साथ में कॉन्वर्सेशन करूंगी, डिस्कस करूंगी। बाकी आप पढ़ सकते हैं, मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं। वो 100% टीडीएस कवरेज है किसी भी एंटरप्राइज के लिए, बिजनेस के लिए। आप 100% टीडीएस नॉलेज के लिए उस नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आपके साथ नोट्स शेयर कर लेते हैं और हम सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने 100% टीडीएस ऑन सैलरी कवर किया था। उसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई सैलरी पर टीडीएस कितना होता है, कब लगता है। आप लोगों ने मेरे से बहुत सारे डिस्कशंस किए थे, तो अब मैं सैलरी को बिल्कुल भी रिवाइज नहीं करूंगी क्योंकि इससे अल्टीमेटली हमारी क्लास का टाइम वेस्ट होगा। मैंने आपके साथ में बात की थी कि जब आपको प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलता है या फिर आपको सैलरी जब आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है, तो आप उसे 26 एएस में जब आपका टीडीएस डिडक्ट होता है तब कैसे देख सकते हैं, आप फॉर्म 16 में कैसे देख सकते हैं, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास में अवेलेबल हो जाएगी, उसके बारे में हमने पूरी 100% डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था। अब हमारे पास में जो आज की क्लास का टारगेट है वो आप लोगों के सामने नोट्स है ही। देखिए पिछली क्लास में हमने क्या बात की थी, हमारा टीडीएस ऑन सैलरी, ठीक है, टीडीएस ऑन सैलरी एंड टीडीएस ऑन प्रोविडेंट फंड जो है वो आपको कब डिडक्ट करना होता है, कितने परसेंट पे डिडक्ट होता है। फिर हमने बात की थी कि भाई आपके पास में स्लैब रेट जो है और स्लैब रेट हम कहाँ से देख भी सकते हैं, कैसे आपका जो इनकम टैक्स है उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं और जितना भी हमारा इनकम टैक्स आएगा, भले ही आप मल्टीपल एम्प्लॉय के पास में आपने एम्प्लॉयमेंट ले रखी है तो कैसे टीडीएस डिडक्ट होगा, हमने 100% वो डिस्कशन कर लिया था। तो आज का हमारा क्लास का जो टारगेट है वो सैलरी है ही नहीं, अदर देन सैलरी पे है हम। जो सैलरी के लिए फॉर्म हम डाउनलोड करते हैं वो होता है फॉर्म 16। उससे हम क्या कर सकते हैं, आईटीआर भी फाइल कर सकते हैं। उसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए होती है, जिसमें क्या होता है हमारे पास फॉर्म 16 हो जाता है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हो जाते हैं और आपने कुछ और भी ले रखा है अगर पॉलिसीज वगैरह, तो वो हमको चाहिए होती है। अगर ओल्ड स्कीम में फाइल कर रहे हैं, न्यू स्कीम में फाइल कर रहे होते हैं तो वो भी नहीं चाहिए होती है। और अगर आपकी सिर्फ सैलरी से ही इनकम है तो हमारा फॉर्म 16 इनफ है और उससे हम आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आपके पास में ऑटो मोड में जहां जहां पे आपने अपना पैन नंबर दे रखा होता है तो वहां पर आपकी एआईएस में एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो आपकी एनुअल इनकम है, ठीक है। एनुअल इनकम जहां जहां पे आपने पेन दे रखा है, बाकी आपके पास में जो भी और चीजें क्रेडिट होंगी तो वो आप अलग देख लेंगे। अब हमारे पास में जो सीरीज है वो बहुत लंबी है, उसको हम समझने के लिए क्या करेंगे, बहुत एक सिंपल स्टोरी से समझेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं दो चीजों के बारे में जो लोगों को सबसे ज्यादा तंग करती है। पहला हमने टीडीएस ऑन सैलरी कंप्लीट कर लिया, दूसरा जो हमारा मेन टारगेट होगा आज की क्लास का वो होगा 194J, ठीक है, 194I जे प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए या फिर टेक्निकल प्रोफेशनल सर्विसेज जो होती हैं उसके लिए, और 194C कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप जो सर्विसेज लेते हैं उसके लिए। फिर हमारे पास 194I आईसी, मतलब जब आपके पास में टीडीएस ऑन रेंट, और उसके साथ में हम सेल परचेज, बैंक अकाउंट से विड्रॉल, उसके बारे में भी आज बात करेंगे। अच्छा, तो हम पूरे डिस्कशन को समझने के लिए एक स्टोरी को लूप में रख के चलेंगे और जिससे क्या होगा हमारे सारे सेक्शंस जो हमको समझना बहुत इजी हो जाएगा। ओके, तो हम थोड़ा सा पहले 2-3 सेक्शन खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद में उसे अब बाकी जो हमारे पास में है सेक्शंस उनको हम कंप्लीट करेंगे स्टोरी के थ्रू। तो देखो भाई, पहले हम बात कर लेते हैं छोटे छोटे सेक्शंस की, जिसमें हमारे पास में आते हैं 194B और 194B। ऐसे हम इसको समझेंगे। देखिए ऐसा होता है जैसे जब भी आपको कोई लॉटरी में कोई इनकम हुई या फिर आपने कोई पजल सॉल्व कर दिया उसमें इनकम हुई या आप कोई गेम जीत गए तब आपको इनकम हुई। कैसे मैम, कोई गेम मतलब जैसे आपने देखा होगा, हम सब ने देखा है केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति,
ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ किसने जीते थे, किसी को याद है? अरे नो मैम। अरे हर्षवर्धन, याद है? हर्षवर्धन पहला कौन कैंडिडेट था, उसने क्या किया था, हर्षवर्धन ने 1 करोड़ जीते थे, सबसे पहला जो केबीसी था उसमें, ठीक है। उनकी इनकम मतलब सबसे लास्ट तक वो पहुंच गए थे, 15 क्वेश्चन का आंसर देना होता है और उसमें उन्होंने 1 करोड़ उनको प्राइज अमाउंट मिला। तो 1 करोड़ उनको कैसे मिला, क्या उनको 1 करोड़ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप हाँ जी 30%, हाँ, उनका क्या होगा, 1 CR की उनकी इनकम हुई, कैसे हुई, उनकी विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल से अगर आपकी इनकम होती है तो उस पर 30% के हिसाब से वो टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया होगा, हर्षवर्धन जी का क्या किया कि 1 करोड़ उनको पेमेंट करनी थी, उन्होंने 30% 30 लाख जो है अपने पास रख लिए, रिमेनिंग 70 लाख जो है वो हर्षवर्धन के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। साथ में उन्होंने अगर अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल दी हुई होगी तो ही उनको क्या होगा, ये 30% उनके अकाउंट बैंक अकाउंट की डिटेल दी हुई होगी, साथ में पैन नंबर की डिटेल दी हुई होगी, तो ही उनके अकाउंट में क्या होगा, ये 30 लाख उनके नाम से टीडीएस डिपॉजिट कर दिया जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, ये 30% उनका क्रैश हो जाएगा, उनको क्रेडिट ही नहीं मिलेगा अगर आप अपनी पैन की डिटेल नहीं देते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी कि आपका जो टीडीएस डिडक्ट होता है वो हमारे पास फ्लैट रेट पे होता है, 1%, 2%, 5%, 10%, याद है हम सबको? और जो टीडीएस बेस्ड ऑन सैलरी होता है उसमें क्या करते हैं हम, जो सैलरी के अमाउंट होते हैं उसमें हमारा जो टीडीएस डिडक्ट होता है वो फ्लैट रेट पे ना करके क्या होता है, स्लैब रेट के हिसाब से कटता है और उसमें भी हायर एजुकेशन सेस और सरचार्ज वगैरह सब ऐड होते हैं। बाकी सारे सेक्शंस में क्या होता है, बाकी अदर सैलरी के केस में, मतलब फॉर्म 16 के केस में, फॉर्म 16A के केस में, ये फॉर्म 16A इसके बारे में, अदर देन सैलरी के बारे में, अदर देन सैलरी के केस जब भी आते हैं तब उन पर फ्लैट रेट पर टीडीएस डिडक्ट होता है। अगर आपने अपना पैन नंबर दे दिया है तो 1%, 2%, 5%, 10% जो भी आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट होगी उसके ऊपर आपका अमाउंट रीच करता है तो आपका उतना टीडीएस डिडक्ट होगा। अदरवाइज हायर रेट डिडक्ट होगा। हायर रेट कितना है, 20%, या फिर आपके पास में जो एप्लीकेबल रेट है। तो हमारे इस केस में जब भी आपको विनिंग की इनकम होती है तो हमारे पास में हायर रेट है जो है 30% फ्लैट, ठीक है। तो हमारे पास में जब भी आपको ये जैसे अब जो हमारे बीच बीच में सेक्शंस आएंगे ना, जैसे विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, ये हमारे लिए उतना रेलेवेंट नहीं है, और जो आप पढ़ेंगे उसको तो आपको समझ में सारा आ जाएगा। आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आफ्टर क्लास आप मेरे से पूछ सकते हैं, बट हम उसको अगर सारे टीडीएस के सेक्शंस को एक एक करके बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हमारा क्लास का नेसेसरी टाइम कंज्यूम होगा। तो जो भी हमारे बिजनेस में रेगुलर यूज में हमारे सेक्शंस होते हैं हम सिर्फ उनको ही डिस्कस करेंगे, ओके। तो अभी हम फोकस कर रहे हैं कि अगर आपको विनिंग में कोई भी इनकम होती है, क्रॉसवर्ड पजल्स, लॉटरी, विनिंग, कार्ड गेम्स वगैरह वगैरह, तो आपका फ्लैट 30% डिडक्ट कर लिया जाएगा, जैसे हर्षवर्धन जी का किया गया था। 30% डिडक्ट कर लिया 70 लाख, और क्या किया, उनके पैन नंबर उनका आपके पास है तो आप 30% पे डिडक्ट करके उनका डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर उन्होंने पैन नंबर नहीं दिया तो उनका कितना डिडक्ट कर सकते हैं, तभी उनका 30% ही कर सकते हैं। बाकी सारे केसेस में क्या है, जैसे कि अगर आपने नहीं दिया है अपना पैन नंबर तो आपका मैक्सिमम 20% डिडक्ट होगा, बट यहाँ पर 20% से ऑलरेडी हायर साइड पर डिडक्ट हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो अब हम देखो हमारा ये यहाँ पर विनिंग वाला केस खत्म हो गया। उसके बाद ऑनलाइन गेम्स है, आप करना चाहें आप आराम से कीजिए। फिर उसके बाद में हम आते हैं आगे वाले सेक्शंस पे अपने, ये जो हमारे सबसे ज्यादा यूज होते हैं 194C, 194I, 194J, 194Q, 194O, उसके लिए हम देखते हैं एक स्टोरी और फिर उसके बाद में हमारे दिमाग में सारी सारी ग्रेडिंग चलती रहेगी। देखो भाई, ये है हमारे पास में मिस्टर शर्मा जी। शर्मा जी बहुत खुश हैं क्योंकि वो करने वाले हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ जी, ये है मिस्टर शर्मा जी। ये क्या है, बहुत खुश हैं क्योंकि ये बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। अब अगर ये बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं और ये पहले क्या करते थे, पहले ये एम्प्लॉई थे, इनका हुआ रिटायरमेंट, इनको पैसा मिला और ये काफी सीनियर पोस्ट पे रिटायर हुए हैं, तो इनको 2.5 करोड़ ये उनका पूरा अमाउंट उन्होंने एक बार में ही निकाल लिया, क्योंकि उनको लगता है कि मैं अपना
बचपन का ख्वाब जो है बिजनेस स्टार्ट करने का वो पूरा कर सकता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने 2.5 करोड़ जो उनको मिला जब उनकी एम्प्लॉयमेंट खत्म होने पर, तो उन्होंने क्या किया, 2 CR निकाल लिया और 50 लाख जो है वो इन्वेस्ट कर दिया। 50 लाख जो किया उन्होंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। सभी ध्यान देंगे प्लीज। हाँ, 50 लाख बैंक में डिपॉजिट कर दिया। 2 CR से उन्होंने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। भाई मैं बिजनेस लगाऊंगा, बिजनेस स्टार्ट करूंगा। अब उनके पास ऑप्शन से बहुत सारे कि वो बिजनेस किसका कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत सबसे ज्यादा इजी बिजनेस करूंगा। क्या करूंगा कि भाई अब 2 CR अगर मैं इकट्ठा लगा दूंगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसमें से भी मैं टुकड़े कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। 1.5 CR जो है वो बिजनेस में लगा देता हूँ और जो 5 CR है वो बैकअप अमाउंट के लिए रख लेता हूँ, बैकअप। अब भाई 1.5 करोड़ से कौन कौन से बिजनेस हो सकते हैं उन्होंने वैल्यूएट किया। 1.5 करोड़ से बहुत सारे बिजनेस हो सकते हैं। आप किसी भी कंपनी के एजेंट बन सकते हैं, आप CI बन सकते हैं, आप छोटी मोटी बाइक का भी शोरूम खोल सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, एक शोरूम खोलूंगा और उसमें क्या करूंगा, मैं इलेक्ट्रिक आइटम्स बेचूंगा जो घर में यूज होते हैं, तो मेरी सेल भी बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है भाई शर्मा जी, बढ़िया। शोरूम खोलेंगे और क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक आइटम जो होम अप्लायंसेस होते हैं वो बनाऊंगा। ठीक है, होम अप्लायंसेस का उन्होंने बिजनेस खोला और उन्होंने क्या किया, 1.5 CR जो है उसमें पैसा इन्वेस्ट करने का सोचा। ठीक है, अब जब इतना सब कुछ वो सोच रहे थे कि ठीक है मैं 1.5 करोड़ रुपए लगाऊंगा, अब उनके पास शोरूम तो है नहीं, बेचारे शर्मा जी के पास में कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है। एक गांव की जमीन है बहुत पुरानी, वो पड़ी हुई थी। तो उन्होंने बोला कि इसको हम बेच सकते हैं या फिर इसको हम गिरवी रख के और पैसा भी उठा सकते हैं जब हमें बैकअप की जरूरत पड़े। लेकिन अभी तो उनको बैकअप की जरूरत है नहीं। तो उन्होंने बोला कि चलो हम क्या करते हैं, पहले मैं एक शोरूम जो है उसके लिए एक मेन मार्केट में स्पेस क्या करता हूँ, रेंट पे ले लेता हूँ। उन्होंने क्या किया, रेंट पे स्पेस ले ली। अब रेंट पे जब उन्होंने स्पेस ली तो भाई क्या होगा, एकदम से तो शोरूम उनका खुल नहीं जाएगा। तो उनको लगेंगे 3 महीने पूरा सेटअप बनाने में, पूरा सेटअप कि भाई उन्होंने परचेसिंग भी करनी है, फिर उसके बाद इंटीरियर पूरा है, वो आर्किटेक्ट से पूरा डिजाइन भी करवाना है, फिर उसमें सारा कंस्ट्रक्शन का काम भी करवाना है, फिर उसके बाद में वो सारी चीजें शोरूम की जो 3 से 5 महीने बाद भी वो इनॉग्रेशन कर पाएंगे। तो मिनिमम तो उनको 3 महीने लगने वाले थे। अब इतने टाइम तक वो क्या करें, तो उन्होंने किया कि एक खट्टा तुम्हारा मेरा जो पैसा है वो लग ही जाएगा। तो मैं ये पैसा जो मैंने डिपॉजिट कर दिया था ये अलग था बैंक में। अभी मैं क्या करता हूँ, ये 1.5 करोड़ जो है मेरे पास, ये मैं बैंक में डिपॉजिट कर देता हूँ और जब जब जरूरत पड़ेगी तब तक मैं क्या करूंगा, तब तक मैं पैसा उसमें से निकालता रहूंगा। ठीक है, सब लोग आराम से स्टोरी सुनेंगे, बिल्कुल टाइम पास करते हुए सारे सेक्शंस आपके कवर होते जाएंगे और हमारे पास में थ्रेशोल्ड लिमिट्स भी हमको याद होती जाएंगी। जो आपके सामने नोट्स है वो भी आपके कनेक्टेड होते जाएंगे, तो कोई भी लिंक ना तोड़े, बीच में स्टोरी को छोड़ के ना जाए। ठीक है, ओके। अब हाँ जी, अब शर्मा जी ने क्या किया, शोरूम जो है उनको खोलने के लिए 1.5 करोड़ अपने दिमाग में रख लिए, बैंक में डिपॉजिट कर दिए। अब वो जाते हैं रेंट पे शोरूम देखने के लिए, और जैसे ही वो शोरूम देखने के लिए जाते हैं, चूंकि शर्मा जी खुद एक इंडिविजुअल है, देखिए आज जब आपके पास में आप खुद एक इंडिविजुअल हैं और अभी आपका टर्नओवर जो है वो डिसाइडेड नहीं है, आपके पास में कोई भी लायबिलिटी नहीं है, तो आप सबसे पहले जब अपना बिजनेस रजिस्टर करवाते हैं तो उसके साथ में कंपल्सरी नहीं है कि आपको GST का रजिस्टर करवाना है या नहीं करवाना है। ओके, जब आपकी सेल जो है वो 20 लाख और 40 लाख से ऊपर होगी तब आपको GST में रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी होता है। और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, थोड़े से भी बड़े होते हैं या फिर माइंडसेट ही बना के चलते हैं कि वो कंपल्सरी GST लायबिलिटी में आ जाएंगे, तो वो GST का रजिस्ट्रेशन करवा लें, दैट इज ओके। अदरवाइज क्या करना होता है, सारे रजिस्ट्रेशन ले लेने होते हैं और हम फाइलिंग बाद में स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे शर्मा जी ने अभी सिर्फ वो शोरूम के लिए जगह देख रहे हैं, और जब वो शोरूम के लिए जगह देखेंगे तो वहां पर उनको क्या देना पड़ेगा, वही वहां पर उनको टोकन मनी देना पड़ेगा, और वो डिपॉजिट करने के बाद उनका रेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन से वो उसको बुक कर लेंगे। ठीक है, ऐसा ही होता है।
जब भी ऐसे ही आप अगर कहीं पर भी रेंटेबल प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या वो कमर्शियल हो, आपको क्या करना होता है, आपको देना होता है उसका पर मंथ रेंट। और जब आप उसको रेंट देते हैं तो आपको क्या करना होता है, आपका रेंट का अमाउंट अगर 50,000 पर मंथ से ज्यादा होता है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है और टाइमली डिपॉजिट करना होता है। ठीक है, तो शर्मा जी के ऊपर पहली लायबिलिटी तो यही आ गई कि भाई उनको क्या करना पड़ेगा, जब उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है और वो रेंट पर मंथ जैसे ही देंगे, और उनके जो शोरूम का रेंट है वो कितना है, हम लिख लेते हैं, वो है भाई 70,000 पर मंथ। यहीं पर लिख लेती हूँ मैं ऑल्दो क्या करती हूँ फ्रेश पेज पे लिखती हूँ, बट हमारे पास में ना नोट्स बार बार मुझे फ्लिप करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने यहीं पर लिख दिया। अब भाई उन्होंने जो शोरूम फाइनल किया है उसका 70,000 पर मंथ जो है वो रेंट है। तो भाई ईयरली कितना हो जाता है, कोई बताएगा? 8,40,000। तो 8,40,000 जो है वो उनका ईयरली हो जाता है। तो ऑब्वियसली क्या उनको रेंट पे टीडीएस डिडक्ट करके देना होगा फाइनल पेमेंट? तो जवाब है हाँ, उनको टीडीएस डिडक्ट करके ही मंथ के एंड में पेमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पर उनको शर्मा जी को बुकिंग करते टाइम पर एडवांस में भी पेमेंट करनी है। जो शोरूम का मालिक है वो ये कहता है कि भाई आप एक काम कीजिए, 3 मंथ्स का जो रेंट है वो डिपॉजिट कर दीजिए, इन केस आप कहीं पर छोड़ के चले जाते हैं, भाग जाते हैं या कुछ गड़बड़ कर देते हैं, और बाकी आप मंथली पेमेंट करते रहना। ऐसे ही होता है? हेलो, यस मैम। यस मैडम। तो यहाँ पर क्या हुआ, शर्मा जी को रेंट के लिए डिपॉजिट देना है। 3 मंथ का रेंट कितना हुआ भाई? 2,10,000। यस। अब हमारे पास में जो कंडीशन है वो ये कहती है कि भाई नो टीडीएस इफ रेंट इज अप टू 2,50,000 टू अ पर्सन इन अ फाइनेंशियल ईयर। ये है फाइनेंशियल ईयर की बात। हमारे शर्मा जी का जो रेंट है वो कितना है, वो है 70,000 पर मंथ। तो ऑब्वियसली वो ईयरली जो है 2,40,000 से तो ज्यादा ही है, लेकिन यहाँ पर वो कर रहे हैं डिपॉजिट अमाउंट, जो कि क्या है, अगर वो रिफंडेबल हुआ, तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। अगर वो नॉन रिफंडेबल है तो यहाँ पर भी उनको टीडीएस देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, वो उनको देना पड़ेगा कितना, अगर आप यहाँ पर देखिए 3 कंडीशंस आती हैं। ये 194 आई है, हम आएंगे आई, एक मिनट, 194 आई फर्नीचर में भी आते हैं, इक्विपमेंट लैंड बिल्डिंग। रुकिए मैं दूसरे सेक्शन पे जाती हूँ, ये नहीं है अपने लिए जो काम का है, वो है ये 5%, और 110/2024 से ये हो गया है 2%। तो हमारे शर्मा जी का जो रेंट है वो है 70,000 पर मंथ, और 3 मंथ का डिपॉजिट है वो कितना है, 2,10,000। ये है डिपॉजिट और ये है रेंट, और रेंट देना है शर्मा जी को एडवांस में। तो भाई एडवांस में आपको देना है, और वो बोल रहे हैं कि नो टीडीएस इफ रेंट इज अप टू 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। अगर 50,000 तक है तब आपको टीडीएस नहीं काटना है, लेकिन शर्मा जी का रेंट तो ज्यादा है तो यहाँ पर उनको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। और कितना डिडक्ट करना पड़ेगा भाई, उनको डिडक्ट करना पड़ेगा 5%। ये पहले की बात थी, लेकिन अभी हम जब हैं करंट में, वो 110/2024 से चेंज हो गया है, 2% हो गया है। ठीक है, हेलो, हाँ जी, अभी ये जो अपन रेंट काटे वो एडवांस में कटता है, एडवांस पेमेंट में। हाँ, रेंट जो है वो कटता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट। बात सिर्फ कीजिए एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ओके। तो TDS is required to be deducted only at the time of credit or actual payment of the last month whichever is earlier। लॉ की लैंग्वेज सर ये कहती है, तो इसको हम जनरलाइज कर देते हैं। लेमन लैंग्वेज में मैं बोलूंगी कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट ही आपको क्या करना है, उसको टीडीएस को डिडक्ट करना है। और जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है वहां पर क्या होता है कि भाई आपका जो रेंट है, रेंट पे टीडीएस आपको डिडक्ट करना होता है, आप उसको लास्ट मंथ में भी डिडक्ट कर सकते हैं, और वो टोटल अमाउंट जो है वो टीडीएस का, वो लास्ट मंथ के टोटल अमाउंट ऑफ जो हमारा रेंट का अमाउंट है उस उतना से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन तो ये 2% की है, और मैक्सिमम अगर आपने पेन नहीं दिया तो 20% की है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका जो रेंट है वो हमारे पास में यहाँ पे 70,000 है, 70,000 बोले तो इसका 2% कितना हुआ, हेलो,
14,000। अब 14,000 जो है वो हमारा बनता है 1 महीने का। अब 14,000 जो है 1 महीने का है, साल में 12 महीने हुए, 12 मंथ के हिसाब से कितना हुआ? जल्दी बताइए। 1,68,000। 1,68,000। हेलो, हाँ जी, बताइए बताइए, कौन बोल रहा था कुछ? अपन टीडीएस जैसे ईयरली भी काट सकते हैं या मंथली जाएगा? जैसे वो ज्यादा मंथली है, लेकिन हमारे पास में गवर्नमेंट ने हमको एक रियायत दे रखी है, डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन अफेयर्स से, कि भाई आप क्या करिए कि लास्ट मंथ में भी टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी का है तो वो हर महीने टीडीएस जाता है, ठीक है, हर महीने। जैसे जो टीडीएस कटेगा 1% की रेट से कटेगा, 2% की रेट से कटेगा, कंपनी है, प्रोप्राइटर है या फर्म है, तो क्या होगा? उसमें मैं भी जा रही हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं थोड़ा सा इस चीज को इलाबोरेट कर दूँ थोड़ा सा, है ना? हाँ, तो हम बात कर रहे थे शर्मा जी की। हाँ जी, बोलिए। डिपॉजिट तो दिया है हम लोगों ने, सबको हम लोग एडवांस रेंट नहीं लेते और मंथली मंथली रेंट लेते हैं, तो मंथली मंथली काटा जाएगा। हाँ, मंथली मंथली काटा जाएगा। मंथली मंथली कितना काटना पड़ेगा? 14,000 डिडक्ट करना पड़ेगा, और रिमेनिंग जो आपका बैलेंस होगा वो आप पेमेंट करेंगे। ओके, और वो 6 लाख का जो लिमिट आया है वो कब से है? जो 2,40,000 अभी 6 लाख हो गया ये लोग बोल रहे हैं, वो कभी से है? नहीं, वो एप्लीकेबल है, लेकिन वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पर नहीं है, वो दूसरे पे है, अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी पर है। हम उस पर आएंगे जब हम फर्नीचर, शर्मा जी रेंट के शोरूम के लिए फर्नीचर लेंगे तब आएंगे हम उस पर। ठीक है, अभी हम बात करें इमूवेबल प्रॉपर्टी की, उसमें ये वाली लिमिट नहीं है। तो अभी हम बात जो मैं बोल रही थी, हम फिर से उस पर आते हैं। एक दो बार ये स्टोरी जो है वो डिस्टॉर्ट होगी, फिर सही आ जाएगी। देखिए, हमारे पास में बहुत सारा जो टीडीएस का वो मैं बोलूंगी टीडीएस वर्ल्ड है, उसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, तो उनको बारी बारी से बाइफरकेट करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए स्टोरी फॉर्म की है। अब ये जो हम अभी बात कर रहे हैं शर्मा जी की, ये है इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है? हेलो, ये है इंडिविजुअल पर्सन। अब इंडिविजुअल पर्सन के साथ में क्या है कि ये सेक्शन जो है वो एप्लीकेबल ही नहीं होती है। ये जो एप्लीकेबल होती है वो होती है मतलब ये 194I उसके लिए स्पेसिफिक है। 194I कहता है कि आपका 2% टीडीएस जाएगा, और वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में 1% जाएगा इंडिविजुअल के केस में। तो यहाँ बाइफरकेशन करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम स्टोरी को क्या करें, माइंड में रखेंगे, ठीक है? मैम 70,000 का 2% 1,400 आएगा। हाँ, सॉरी, कोई किसी ने मेरे से बात की थी और मैंने कहा हाँ ठीक है, आगे बढ़ते जाते हैं, मेरे दिमाग में क्लिक ही नहीं किया। अरे भाई, हाँ हाँ जी, हाँ जी, मैं शुभश्री बात कर रही हूँ। मुझे एक चीज पूछना है मैम, मैं एक्चुअली इनकम टैक्स जीएसटी का थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ, तो मेरा एक क्लाइंट है जिसका जीएसटी में पर मंथ भरती हूँ, तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनका जो परचेज हो रहा है ना किसी बायर सेलर से, तो वो परचेज बिल के ऊपर उनको टीडीएस सबमिट करना है। मैं इसके बारे में बात करेंगे, शर्मा जी स्टॉक खरीदेंगे 50 लाख से ऊपर का, तो हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? डिडक्ट होता है उसका टीडीएस। और किसी ने मेरे से पिछली क्लास में बैंक अकाउंट से विड्रॉल की भी बात की थी, और उस बारे में भी हम अभी आएंगे, ठीक है? 194A में जब आप बैंक अकाउंट से विड्रॉ करते हैं तब आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। कितने पे कटता है और किस किस कंडीशन पे कितना होता है, अगर आप उसमें क्या है कि मल्टीपल सिचुएशंस होती हैं, इसमें भी जो मैम आप बात कर रही हैं उसमें भी मल्टीपल सिचुएशंस होती हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आराम से चलेंगे, ठीक है? यस मैम। ओके मैम, ओके। अब मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि शर्मा जी ने क्या किया, रेंट पे ली प्रॉपर्टी। अब रेंट पे उन्होंने प्रॉपर्टी जब ली है तो उन्होंने क्या किया, एडवांस डिपॉजिट किया 2,10,000 का, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि भैया मेरा टीडीएस कितना डिडक्ट होगा। उनको जब भी जैसे ही मंथ एक्सपायर होगा तब आपके रेंट अग्रीमेंट पे बेस कर होती है ये बात कि भाई आप एडवांस पेमेंट कर रहे हैं या जो मंथ है वो खत्म होने के बाद पेमेंट कर रहे हैं। अगर हम मंथ खत्म होने के बाद में पेमेंट करते हैं एट द टाइम ऑफ पेमेंट, तो और हम एडवांस में पेमेंट करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार इसमें क्या होती है, सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब टीडीएस हो तो महीने के एंड में कटेगा क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो कंडीशन ये है कि भाई आपने ओनली एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एक्चुअल पेमेंट,
तो एक्चुअल पेमेंट जैसी आपकी होगी, एडवांस में भी अगर वो आ गई और वो नॉन रिफंडेबल है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी आपसे, जो हमने प्रीवियस सेक्शन में बात की थी, वो 194 आई जो है वो अलग है, 194 आई में बात की थी, तो मैंने बोला था अगर वो नॉन रिफंडेबल है, नो टीडीएस ऑन रिफंडेबल डिपॉजिट, और अगर आपका नॉन रिफंडेबल है तो फिर आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, और कितना जाएगा, वही 10% जाएगा। हेलो, फिर से हम बोलते हैं, अगर देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपका जो स्टेटस है, अगर आपकी जो स्टेटस है, मतलब कि अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपके पास में टीडीएस के जो आपके पास प्रोविजंस हैं वो अलग है, टीडीएस एप्लीकेबिलिटी के प्रोविजंस अलग हैं। अगर आप अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ हैं, एचयूएफ इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर आप अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ हैं तो फिर आपके पास में टीडीएस के जो प्रोविजंस हैं वो अलग हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो इंडिविजुअल एचयूएफ होते हैं वो बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में जो रेंट के प्रोविजंस हैं या कोई भी दूसरे प्रोविजन भी हैं, वो एप्लीकेबल होना उनको बहुत ही इजी होता है, क्योंकि वहाँ पर हर चीज की बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। तो जो रेंट है वो यहाँ पर आपको 70,000 जो दिख रहा है, मेट्रो सिटीज में ये घरों के रेंट होते हैं। नॉर्मली बैंगलोर में आप जाएंगे, कोई फ्लैट ले लेंगे तो आप फ्लैट ही का जो होगा रेंट वो 70-80,000 नॉर्मल होता है, 2 BHK का भी। तो भाई अगर आप हर जो है वो रेंट पे ले रहे हैं और अगर आपको रेंट पर मंथ आपको पेमेंट करनी हो रही है और वो 50,000 से ज्यादा है, तब भी इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए वो बोलते हैं कि आप भले ही हर महीने टीडीएस ना काटें, साल के एंड में टीडीएस जो है वो पूरा जो अमाउंट दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका रेंट जो है वो 70,000 ही है, तो टोटल 12 महीने का इकट्ठा टीडीएस काट दीजिए और पेमेंट कर दीजिए। समझ में है? मैम टीडीएस तो वही काटेगा ना जिसके पास टैन है। हाँ, वो अगर कोई पर्सन रेंट पे रह रहा है उसके पास टैन थोड़ी होगा। नहीं, ये जो रेंट पे रह रहा है, जो अगर आप रेसिडेंशियल उसमें जाते हैं तो उसमें आप पेन पे भी आप टीडीएस को काटना होता है। हमारे पास में आई में 194 आई में स्पेशल गाइडलाइंस है, वो सिर्फ रेंट के केस में ही एप्लीकेबल है और वो आपको पेन बेस्ड देना होता है। 10 बेस्ड तो अदर देन रेंट के लिए चलता है, बाकी रेंट के लिए आपको पेन से ही वो डिपॉजिट करना होता है अगर आपका रेंट जो है वो 50,000 से ज्यादा है। और अगर कोई पर्सन है, मान लो अगर उनके घर रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, वो बोलेगा पर्सन कि मैं इतनी सिर खपाई क्यों करूं। मतलब आप बोल रहे हो कि जिनके पास टैन होता है वो अपने एक्सपेंस को क्लेम करने के लिए टीडीएस का काटता है और वो इतने सारे झंझट करता है। अब वो पर्सन जो है जो रेंट पे रह रहा है वो क्यों टीडीएस पे इतनी सिर खपाई करेगा, या वो मतलब ईयर के लास्ट में, जैसे आप बोल रहे हो ईयर के लास्ट में डिडक्ट करना है, स्टार्टिंग में वो ना करे, पर आपने ये बात बोली है कि पेमेंट के टाइम पे टीडीएस डिडक्ट करना है। तो जब वो इनकम टैक्स की रिटर्न भरेगा उसमें उसको मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने टीडीएस काटा है और टीडीएस की डिपॉजिट में कर रहा हूँ। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे? वो बोलेगा कि सरखवाई क्यों करनी है, ऐसा एक्सपेंस क्लेम करने के लिए, और अगर आपको एक्सपेंस क्लेम नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मत काटो टीडीएस। हाँ, मैं वही बात कर रही थी, अगर 70,000 है, 70,000 वो बंदा पे कर रहा है, तो उसका तो बिजनेस ही है ना, तो वो तो एक्सपेंस करेगा ही, तो वो क्यों काटेगा, मतलब आएगा नहीं कुछ। हाँ, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। अगर आपका बिजनेस नहीं है तो आपको इन सब चक्करों में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका बिजनेस है तो फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात आपके लिए कब और इम्पोर्टेंट हो जाता है, बात ये हो जाती है कि जब आप सैलरीड पर्सन होते हैं और आप मेट्रो सिटी में काम कर रहे हैं और तब आपको मिल रहा होता है एचआरए। ओके, ठीक है, जब आपको एचआरए मिल रहा होता है और आपका रेंट जो है वो 50,000 से ऊपर है, तब आपके लिए कंपल्शन हो जाता है, क्योंकि आपको अपनी कंपनी को दिखाना होता है कि आप एक्चुअल में रेंट पेमेंट कर रहे हो। तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईटीआर फाइल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्क्रूटनी में जब केस आते हैं तो वो बोलते हैं आपने टीडीएस क्यों डिडक्ट नहीं किया, फिर आपसे वो बोलते हैं कि आप डिडक्ट कर दो और जो है वो इंटरेस्ट और पेनल्टी भर दो। ओके, तब केस में आता है, ये मैंने बोला कि जब आप हायर लिमिट पे जाते हैं तब आता है। नॉर्मली केस में अगर आपका बिजनेस नहीं है तो आप इन सब चक्करों में क्यों पड़ोगे, नहीं पड़ोगे ना। हाँ जी, वही बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो बिजनेस पर्सन है उनके लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि वो तभी एक्सपेंस ही क्लेम कर सकते हैं जब उन्होंने टीडीएस डिडक्ट किया हो। अदरवाइज उनका 30% जो है वो टोटल एक्सपेंस का डिसअलाउ हो जाएगा उनको। हाँ जी, ठीक है, ओके, ठीक है,
अभी हम क्या करेंगे, हम ये दोनों सेशंस को कर लेते हैं जिससे हमको ये समझ में आ जाए कि शर्मा जी को कितना टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना है, कितना टीडीएस जो है वो डिपॉजिट करना है और कब कब करना है। तो शर्मा जी के जो टारगेट है वो 2 टारगेट है। एक है कि उनको शोरूम जो है वो रेंट पे लेना है, पहला। दूसरा उनका टारगेट ये है कि उनको चाहिए है फर्नीचर और उनका बिजनेस जो है वो बहुत लंबा चलेगा। तो उसके लिए वो क्या करना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि भाई वो फर्नीचर भी रेंट पे ले लें। फर्नीचर के लिए उनको सोफा लगेगा, सिस्टम लगेगा और जो इंटीरियर का थोड़ा थोड़ा सामान है वो लगेगा। तो टोटल फर्नीचर जो है वो अगर वो खरीदते हैं तो वो उनको पड़ेगा लगभग 50 लाख का। वो 50 लाख का फर्नीचर ना लेके वो क्या करते हैं, वो ईयरली रेंट पे ले लेते हैं उस फर्नीचर को और वो ये सोचते हैं कि मैं फर्नीचर का क्या करूंगा, रेंट पे कर दूंगा। तो उस पर भी जब उसकी वो टीडीएस जब वो रेंट पेमेंट करेंगे किस पे, अपने फर्नीचर पे, तो उस पर भी टीडीएस की लायबिलिटी जो आएगी वो अलग आएगी। तो अब उनके पास में टीडीएस की लायबिलिटी जो बनेगी उनके पास 2 चीजों की बनेगी। एक जब वो अपने शोरूम का रेंट पे करेंगे और दूसरा जब वो अपने फर्नीचर का रेंट पे करेंगे। तो कितना आएगा उनके ऊपर लायबिलिटी का अमाउंट और कितनी उस पर फंसेंगे वो इस पूरे प्रोसीजर में, उस पर हम स्टडी करने के लिए पहले 2 सेशन अपने पास देख लेते हैं, 194I और 194 नीचे वाला जो हमने सेक्शन देखा था वो। ओके, तो टीडीएस रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड लैंड। अगर आप पर्सन है अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा अगर आपका टर्नओवर 1 CR से ज्यादा है और ग्रॉस रिसीट जो है वो 50 लाख से ज्यादा है। इस सेक्शन में जो अभी हमारे पास में नोटिफिकेशन आई है फॉर द पर्पस ऑफ इंडिविजुअल एंड दैट टू 50,000 से आपका रेंट ज्यादा है और आप पेन बेस जो है वो अपना टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट करवाएंगे, वो इस सेक्शन में लिखा हुआ नहीं है क्योंकि वो फाइनेंस एक्ट में नहीं आया था। अभी क्लैरिफिकेशन आई थी डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें आया था जिसके बारे में अभी मेरे से पूछा भी था किसी ने कि मैम ये अमाउंट जो है वो 240 से बढ़ के 6 लाख हो गया। ठीक है, अभी हमारे पास में रिसेंटली उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट भी हुए हैं और क्लैरिफिकेशन आई है। अभी हम जो बेसिक सेक्शन है हमारे पास उसको स्टडी कर रहे हैं। तो वो ये कह रहा है कि भाई किसी भी पर्सन का टीडीएस डिडक्ट होएगा तो प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स पे 2% होगा, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर पे जो होगा वो 10% होगा। ठीक है, और कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा अगर आपका जो रेंट है वो 2,40,000 तक है टू अ पर्सन इन अ फाइनेंशियल ईयर। नो टीडीएस ऑन रिफंडेबल डिपॉजिट ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो रिफंड होगा बाद में। जो नॉन रिफंडेबल है मतलब वो एडजस्ट होगा आपका, तो वो तो आपका रेंट ही है, तो उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। एरियाज ऑफ रेंट रिकवर्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर एंड आल्सो कंसीडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस अंडर सेक्शन 194I। ऐसा होता है कि भाई किसी ने 4 महीने का रेंट नहीं दिया इस साल में, अगले साल में दे दिया, तो क्या होगा, हमने बात की थी कि भाई टीडीएस एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटिंग द पार्टी क्रेडिटिंग हुई नहीं है, पेमेंट की बात हो रही है, पेमेंट की बात अभी हुई नहीं है जब तक कि उनको तो 4 महीने उन्होंने लेफ्ट कर दिया। तो जब वो रिकवर होगा रेंट जो पिछले साल का था वो जब रिकवर होगा तो जब हम रिसीव करेंगे मतलब जब हम पेमेंट करेंगे तब हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे। इवन एडवांस रेंट इज आल्सो सब्जेक्ट टू टीडीएस इन द ईयर ऑफ पेमेंट। अगर अभी आप एडवांस पेमेंट कर रहे हो वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, रिफंड नहीं होगा उसका, वो एडजस्ट करने के लिए तो आपको उस टाइम उसका टीडीएस डिडक्ट करना है। वेयर हाउसिंग भी होंगे तो वो भी आपके इसमें रेंट में ही आएंगे, भले ही आप शोरूम लो वेयर हाउस लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको सारी चीजें कमर्शियल पर्पस के लिए तो लेनी ही पड़ेंगी। It is not necessary that payee must be the owner of any mentioned assets. Okay, तो हम बात कर रहे थे, it is not necessary that payee must be the owner of the above mentioned assets. देखिए ऐसा होता है इनकम टैक्स पर्पस के लिए जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें यू हैव टू बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, लेकिन जब हम इनकम टैक्स की बात कर रहे होते हैं तो जब जैसे आप भले ही आप कार यूज कर रहे हो किसी की बिल्डिंग यूज कर रहे हो तो उसमें यू डोंट हैव टू बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। आपको इनकम आ रही है तो आपको पेमेंट करना है टैक्सेशन का, वो सिंपल सा उसमें चलते हैं, वो ओनरशिप में मतलब प्रॉपर्टी एक्ट में नहीं जाते, वो सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट तक ही स्ट्रिक्ट होते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला ये आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए अपने आराम से, क्योंकि ये हमारे पास में ये एयरपोर्ट के केस में क्या होगा, लेसी लेसर के केस में क्या होगा और हमारे पास में जो केस लॉज आए हैं उनके बारे में क्या होगा, तो ये सब
उसके बारे में डिटेल दी हुई है। हमारे लिए जो रेगुलर यूज का है वो इतना ही है कि आपको एट द टाइम ऑफ पेमेंट टीडीएस डिडक्ट करना है, एट द टाइम ऑफ इवन एट द टाइम ऑफ एडवांस नॉन रिफंडेबल जितना भी होगा वो आपको क्या करना है, टीडीएस आपको डिडक्ट करके ही पैसा डिपॉजिट करना है और देना है, फर्दर पेमेंट करनी है। आगे बढ़ते हैं, आईवी पे आ गए भाई। रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिविजुअल एचयूएफ नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 194I। रेजिडेंट पर्सन, यहाँ पर देखिए रेजिडेंट पर्सन है और ये जो ऊपर दिया हुआ था वो एनी पर्सन था, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो रेजिडेंट पर्सन ही था। ओके, मुझे एक चीज पूछना था, अगर मान लीजिए किसी ने प्रॉपर्टी खरीदा विद बिल्डिंग, तो एसेट के टाइम पे जिनसे परचेज किया है उनको जो पेमेंट किया है वो बिलो 50 लाख था, तो फिर भी उन्होंने चाहा था कि टीडीएस जमा करना, तो बायर से चाहने वाली बात अलग है, और 50 लाख से ऊपर ही टीडीएस की बात होती है, नीचे की जरूरत नहीं है। नहीं। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। अगर कोई मान लीजिए कभी कभी बायर मानते नहीं कि टीडीएस डिडक्शन के बारे में, वो तो आपस की बात है ना, मतलब अभी जैसे अगर आपका एम्प्लॉय बोलेगा कि मैं खुद तो एडवांस पेमेंट कर दो, तो भाई वो तो आप लोगों के आपस के टर्म्स एंड कंडीशन, तो उसमें बायर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, बायर को भी प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं कोई उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मैम, वही मुझे पूछना था, कभी कभी वो लोग ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, हाँ जी। अब हम बात कर रहे हैं रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं घर की, रेसिडेंस की। अभी तो हमने पहले बात की थी ना, उसमें वो सारा कमर्शियल था, कमर्शियल इंक्लूडेड था। यहाँ पर ये वो सेक्शन, मतलब वो पर्टिकुलर पार्ट के लिए हम बात कर रहे हैं कि वो हमारा कमर्शियल नहीं है। आई में जा सकते हैं, 194I भी है, वो स्पेसिफिकली क्रिएट किया गया है। स्पेसिफिकली क्रिएट इसलिए किया गया है क्योंकि हमको प्रॉब्लम आती है जब हम क्या करते हैं, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए या फिर नॉन कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए बात कर रहे होते हैं, तब वहां पर यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, इसको थोड़ा लीनियंट भी कर दिया है। इंस्टेड ऑफ 10% 5% कर दिया, 5% को भी हटा के 2% कर दिया कि 1/4/2024 के बाद में आपको 2% ही टीडीएस डिडक्ट करना है, और वो भी आपको डिडक्ट तब करना है जब आपका रेंट जो है वो 50,000 से ज्यादा है। साथ में आपको भाई एट द टाइम ऑफ पेमेंट ही करना है, ऑब्वियस सी बात है। और अगर आपका जो असेसी है वो अगर मतलब या फिर आप जिसको पेमेंट कर रहे हो वो पेन अगर आपको नहीं दे रहा, तो ऑब्वियस सी बात है आपको 20% के हिसाब से उसका टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। ठीक है, तो where payee fails to furnish his pen, TDS shall be deducted at the rate of 20%. However, in any case, such deduction cannot exceed the rent of the last month. यही बात मैं बोल रही थी कि टोटल जो लास्ट मंथ होगा, जब मैं इसके बारे में बात करी थी, थोड़ा सा गलती से मेरे 14,000 लिख दिया, 1,400 था, बट इफ इट would have been 14,000 तो क्या होता हमारा, वो 1,68,000 हो जाता, और जो कि हमारा क्या है वो 70,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो हमारी जो टीडीएस की टोटल लायबिलिटी होती है वो वही लास्ट मंथ का जितना पैसा देना होगा वो बोलेगा कि ठीक है आप मत दो मुझे, बाकी मेरा टीडीएस का जो है वो एडजस्टमेंट मत करवाओ। तो आप क्या कर सकते हैं मैक्सिमम उसके साथ, आप उसका टीडीएस डिपॉजिट करवा सकते हैं ना, उसे पेमेंट ना करके, इतना ही आप मैक्सिमम कर सकते हैं। तो आप वही कर दीजिए, बस इतना ही गवर्नमेंट आपसे चाहती है। ठीक है, तो टीडीएस ऑन रेंट का पोर्शन जो है विद रिस्पेक्ट टू हमारा क्या फाइनेंस एक्ट जो है वो हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अब हम एक बात करेंगे छोटे से नोटिफिकेशन की, हमारे पास में क्लैरिफिकेशन भी आई साथ में, और एक अमेंडमेंट हो गया, और वो ये अमेंडमेंट ये कहता है कि आपको जो रेंट पेमेंट कर रहे हैं, आप किसी फर्नीचर का, जैसे मैंने आपको बताया कि शर्मा जी जो है वो शोरूम के लिए फर्नीचर लेना चाहते हैं, वो फर्नीचर का जो रेंट है अगर वो 6 लाख तक है ईयरली, तो आपको टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं करना पड़ेगा। ये कंडीशन जो यहाँ पर है 2,40,000 की, उसमें भी चेंज आया है। ओके, तो हमारे पास में अब क्या हुआ कि शर्मा जी ने रेंट पे ले ली प्रॉपर्टी, फर्नीचर भी रेंट पे ले लिया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि मुझे वेयर हाउस लेना है रेंट पे। ठीक है, वेयर हाउस ले लीजिए शर्मा जी। अगर आप वेयर हाउस लेंगे तो आपका रेंट कितना है, तो बोलते हैं कि मैंने जो वेयर हाउस देखा उसके लिए मुझे रेंट देना पड़ेगा वो 1 लाख पर मंथ देना पड़ेगा, टोटल अमाउंट टू 12 lakhs पर ईयर। तो अब उनके पास 3 लायबिलिटी जो है वो खड़े हो गए। 3 लायबिलिटी में एक हो गया उनका क्या भाई, उनका एक हो गया शोरूम का रेंट, मैं आपको आफ्टर क्लास में ये स्टोरी आराम से लिख के दे दूंगी और आप लोगों के साथ क्लास में शेयर करवा दूंगी।
शोरूम रेंट जो दिया उन्होंने वो दिया 70,000 का पर मंथ। और फिर उसके बाद में वेयर हाउस रेंट जो है वो है 1 लाख पर मंथ। फिर फर्नीचर है, फर्नीचर का भी रेंट दिया उन्होंने। फर्नीचर का रेंट दिया उन्होंने सपोज 55,000 पर मंथ। ठीक है, ये उनका पर मंथ का जो एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये तो पहले खड़ा हो गया। ओके, अब इसके बाद में रेंट वाली प्रॉब्लम थी वो हमारी सारी खत्म हो गई। रेंट पे उन्होंने ले लिया, ठीक है, एडवांस में उनकी रेंट की इनकम जो पेमेंट है वो चल रही है। अब उन्होंने बोला कि भाई अब मैं एक काम करता हूँ, इसका मुझे करवाना है क्या, इंटीरियर। इंटीरियर किससे करवाएंगे, वो कैसे करवाएंगे, तो उनको करना पड़ेगा एक कॉन्ट्रैक्टर हायर। अब वो कॉन्ट्रैक्ट हायर करेंगे, वो क्या करेगा, वो पूरा आप उसको चाहे सामान परचेज करके भी दे सकते हैं, वो खुद से भी लगा सकता है। दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक तो होता है कि जिसमें आपने बोल दिया कि एक भाई कॉन्ट्रैक्टर आया, उसने बोला डॉक्टर ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर ए है जो क्या करेगा, वो आपसे लेगा 10 लाख रुपीस और आप जो भी उसे डिजाइन देंगे वो बना के आपको दे देगा। ठीक है, पहला। दूसरा केस होता है कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर बी जो ये बोलता है कि आप क्या करिए, आप सामान हमको दे दीजिए और हम क्या करेंगे, पूरा लेबर वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क सारे काम करके देंगे आपके सामान पे। तो यहाँ पर दो चीजें हो रही हैं। पहला जो कॉन्ट्रैक्टर ए है वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि भाई आप तो सारा सामान की चिंता छोड़ दीजिए, आप मुझे सीधा 10 लाख रुपए दे दीजिए और मैं आपको सारा इंटीरियर करके दे दूंगा, बना के दे दूंगा। अगर शर्मा जी इसके लिए जाते हैं तो उनको करनी पड़ेगी सीधे 10 लाख की पेमेंट। किसको, टू वर्क कॉन्ट्रैक्टर को। दूसरा केस होता है, ये है हमारे ए का, और कॉन्ट्रैक्टर बी जो है वो कहता है कि काम कीजिए, आप सामान खुद परचेज कर लीजिए, आप सामान खुद परचेज कर लीजिए 6 लाख का, और आप क्या कीजिए, बाकी जो काम है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हम साथ में बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा मटेरियल, साथ में 4 लाख का वर्क होगा। टोटल यहाँ पर भी 10 लाख पड़ेगा हमको कॉस्टिंग, यहाँ पर भी हमको 10 लाख का पड़ेगा कॉस्टिंग। तो अगर हम 10 लाख का टोटल कॉस्टिंग करेंगे यहाँ पर, तो 6 लाख का मटेरियल हमको खुद देना पड़ेगा और जो 4 लाख होंगे वो हम वर्क के देंगे किसको, वर्क कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, तो शर्मा जी ने बोला कि ठीक है भाई, दोनों के केस में क्या है कि अगर मैं खुद से लूंगा तो मेरे ऊपर क्या लायबिलिटी आएगी। अगर मैं खुद से लूंगा मटेरियल, 6 लाख का मटेरियल मैंने खुद लिया और वो कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लिया और उससे बोला कि ठीक है 4 लाख तू अपना एडजस्ट मतलब खुद अपना लगाता है और बाद में मेरे से 4 लाख की पेमेंट अलग से ले लियो और 6 लाख का जो है वो मैं सामान खरीद के तुझे दे देता हूँ। इससे क्या होगा, सामान सारा मेरी नजरों के सामने से लगेगा, वो कितना कौन सा मटेरियल यूज कर रहा है, कौन सी टाइल्स यूज कर रहा है, कौन सी लाइट लगा रहा है, कौन से जो है पेंट लगा रहा है, ये सब मुझे पता रहेगा क्योंकि मैंने ही उसको खरीद के दिया है। दूसरे में क्या होगा, दूसरे वाला जो कॉन्ट्रैक्टर ए है वो बोल रहा है कि क्यों शर्मा जी इतनी सरदर्दी ले रहे हो, आप तो अभी अपने ऑफिस से रिटायर हुए, आप आराम से बैठो, मैं क्या करूंगा 2 महीने बाद, 2 महीने में सारा का काम जो आप मुझे बताओगे कि ये कलर होना चाहिए, ये टाइल्स का कलर होना चाहिए, ये पेंट होना चाहिए, ये सब मैं खुद लगा दूंगा और 10 लाख रुपए मुझे दे दो। तो शर्मा जी अब कंफ्यूजन में है कि भाई मैं कौन सा ऑप्शन लूं। अब शर्मा जी के पास तो दूसरी चीज सोचने के लिए हम उनको छोड़ो, हम स्टिक करते हैं टीडीएस लायबिलिटी पे कि अगर शर्मा जी ए पोर्शन लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर ए को हायर करते हैं तो उनको कितना टीडीएस काटना पड़ेगा और अगर वो कॉन्ट्रैक्टर बी पे जाएंगे तो उनको कितना टीडीएस काटना पड़ेगा। यहाँ पर आता है कॉन्ट्रैक्टर की जो सर्विसेज हम लेते हैं, वहां पर आता है कौन सा, जब भी आप कोई भी सर्विसेज लेते हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज लेते हैं, तो वहां पर हमारा सेक्शन एप्लीकेबल जो होता है वो होता है 194J। प्रोफेशनल सर्विसेज जब लेते हैं तो आपके पास होता है 194J। और दूसरा, अगर आप क्या करते हैं, अगर किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज लेते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज लेते हैं, ये कंस्ट्रक्शन वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाली कोई सर्विसेज वगैरह लेते हैं, तो वहां पर आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है 194C।
ये दोनों सेक्शंस जो हैं वो टोटली अलग अलग हैं। 194C जो होता है वो है हमारे कौन से कॉन्ट्रैक्ट के लिए, हम उसके लिए बात करेंगे, और 194J जो है वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट के लिए है उसके बारे में बात करेंगे। अब हमारे पास में दोनों केसेस तो हैं वो हमारे पास में आ गए हैं। ये जो हमारे पास में कॉन्ट्रैक्टर ए है वो हमसे ये कह रहा है कि आप सीधा 10 लाख मुझे दे दो और मैं आपको बना के दूंगा सीधा सीधा। और कॉन्ट्रैक्टर बी जो है वो कहता है कि आप मटेरियल पूरा सारा खरीद के ले आओ, बाकी आप मुझे सिर्फ 4 लाख की पेमेंट कर देना और आप जैसा मुझे पूरा डिजाइन बना के दोगे तो मैं वैसा बना दूंगा। चलिए अब हम इन दोनों के केस को स्टडी करने के लिए बात कर लेते हैं 194C की और 194J की। देखो भाई 194C जो है वो हमारे पास में कब लगता है? 194C हमारे पास में लगता है अगर आप क्या करेंगे, कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो किसी भी टाइप का सप्लाई ऑफ लेबर, कैरिंग आउट एनी आउट ऑफ वर्क और परसुएंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी पेमेंट जो है वो एक बार में 30,000 या पूरे साल में 1 लाख तक होती है तो, और आपको वहां पर टीडीएस कितना डिडक्ट करना पड़ेगा? आप कोई भी हो सकते हैं इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ के, आपको 1% काटना है। इंडिविजुअल कोई कॉन्ट्रैक्टर, आप एक कॉन्ट्रैक्टर है चंद्रशेखर, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 1% डिडक्ट करना है। और अगर कोई क्या है, कोई कंपनी आपसे कॉन्ट्रैक्ट ले रही है, एक आर्किटेक्ट कंपनी है, एक एलएलपी है, पार्टनरशिप फॉर्म है, उसको आप सीधा पैसा देंगे और वो आपके लिए काम करके देगी, मतलब उसका स्टेटस बदल गया। अगर वो इंडिविजुअल है तो आपको 1% डिडक्ट करना है, और आपका वो अदर इंडिविजुअल है तो आपको उसका 2% डिडक्ट करना है। कौन से काम के लिए? यही वो जो आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट करके देगा। अरे ये कैसे पहचानेंगे अपन की इंडिविजुअल है, नॉन इंडिविजुअल है, 1% आएगा, 2% आएगा, कंपनी? अरे ये तो आपको आपका चंद्रशेखर बताएगा ना कि वो कौन है। गोविंद जी, आपका कॉन्ट्रैक्टर जो आपके पास आएगा, आप उसको पेमेंट करेंगे तो आप इनवॉइस किस नाम पे रेज करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा क्या? देखो सुनते, चलो मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मैंने अभी अभी मेरे हस्बैंड ने शोरूम है अपना बनवाया, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो मटेरियल्स है वो वगैरह खुद से परचेज किए, भाई मैं हम खुद से देखेंगे, और उन्होंने एक नॉर्मल लोकल जो ये पूरे लेबर को मैनेज करते हैं, सप्लाई ऑफ लेबर मैनेज करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लिया। वो कॉन्ट्रैक्टर भी बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन हाँ वो मैनेजमेंट बहुत अच्छी करवाते हैं, वो लेबर को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। जब आप उसको पेमेंट करेंगे तो क्या आपको पता नहीं चलेगा कि वो कौन है? नंबर मतलब ऐसे पैन नंबर पर वो पहचानना पड़ेगा या इंग्लिश का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप एक बार फिर से मैं बताती हूँ। देखो मैंने इसलिए आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको पेमेंट करते टाइम में पैन नंबर की जरूरत क्यों है? क्योंकि आपको टीडीएस डिडक्ट करते टाइम पे पता होगा कि भाई वो कौन है। अगर वो आपको पैन नंबर नहीं दे रहा है तब भी आपको उसका टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। क्यों डिडक्ट करना पड़ेगा? अदरवाइज आपको वो एक्सपेंस अलाउड ही नहीं होगा। तो गोविंद जी, क्या आपको पता ही चलेगा कि जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो इंडिविजुअल है या फिर अदर इंडिविजुअल है, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, क्या है? मैम ऐसे पैन नंबर पता पड़ेगा, पैन नंबर के 4 डिजिट्स है। लेकिन आपने देखा होगा कि फैक्ट्रीज में जो लोग लगे होते हैं, फैक्ट्री में जो लोग लगे होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टिंग बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, वहां पर कंपनी वाले, फैक्ट्री वाले जब उनको पेमेंट करते हैं तो वो सीधा सीधा 1% टीडीएस डिडक्ट कर देते हैं। हेलो, 1% टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं और वो किसी भी रैंडम पेन के नाम पे, पेन नंबर के नाम पर क्या करेंगे, उसको डिपॉजिट करवा देंगे। इससे वो क्या करते हैं, वो ठेकेदार को बोलते हैं, जैसे हम जो लोकल लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं ये ठेकेदार है, उसके लिए उसको हम क्या बोलते हैं कि भैया या तो अपना पेन नंबर दे दो या 1% अपना टीडीएस कटवा लो। मतलब ये हमें गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है, सरकारी कागज के लिए ये जरूरी है। ये लाइन मार्केट में बोली जाती है। और जब ये जो हमारा ठेकेदार है वो इसमें आनाकानी भी नहीं करता, क्योंकि उसकी साल की पेमेंट 1 लाख से ऊपर की हो रही होती है। तो 1 लाख का 1% कितना हुआ गोविंद जी? 1 लाख का 1% 1,000 हुआ, है ना? तो हम उसमें, वो हमारा ठेकेदार जो है वो उसमें आनाकानी भी नहीं करता। और जो 1 लाख से ऊपर की पेमेंट ले रहा होता है उसको इतनी समझ होती है, 1 लाख से ऊपर की पेमेंट लेने वाले को इतनी समझ होती है कि भाई उसको अपना पैन नंबर देना है। और जब आपको डिडक्ट करना है तो आपको इतना पता होगा कि अगर आप कंपनी या आप कोई बिजनेस एंटिटी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा इनवॉइस, तभी आप पेमेंट करेंगे ना, है ना?
जब आप इनवॉइस बनाएंगे, आप सेल करेंगे तो आप इनवॉइस बनाएंगे, अगर आप पेमेंट करेंगे तो आप वाउचर बनाएंगे, करेंगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप किसको पेमेंट कर रहे हैं। क्लियर नहीं हुआ? तो आप ऐसे लोग क्यों साउंड कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि नहीं आप मैंने टरका दिया, मुझे नहीं बताया, ऐसा है क्या? समझ ना, आपने आगे बढ़े। हाँ, चलो हम आगे बात करते हैं। देखो भाई, कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, कौन से वर्क की बात हो रही है? तो भाई कौन से वर्क की बात हो रही है? इस टाइप की वर्क की बात हो रही है। कौन सा वर्क? चलो भाई, अगर आपने कोई भी एडवर्टाइजिंग के लिए पेमेंट करी, जैसे मैंने बोला कि मेरे शोरूम का एड चलवा दो कि घर में जो होम अप्लायंसेस आपको चाहिए हैं, शर्मा जी ने बोला कि जो अप्लायंसेस आपको चाहिए हैं, अभी है बारिश का मौसम, तो आपको एसी की जरूरत पड़ेगी, कूलर हो जाते हैं फेल, एसी आपके काम आएंगे, तो वो ऐड चलवाने के लिए वो अगर पेमेंट देते हैं, एडवर्टाइजिंग की पेमेंट देते हैं, हाँ, जैसे रेडियो पे आपने एडवर्टाइजिंग वगैरह सुनी है, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, ये सब चलता है, तो क्या होगा? हेलो, तो क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम्स की उन्होंने पेमेंट करी, कॉन्ट्रैक्ट्स की उन्होंने पेमेंट करी कि आप मेरा चलवा दीजिए, तो 1 लाख से ऊपर की पेमेंट करिए पूरे साल में, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 1%, 2%, ऐसा केस में भी। कैरेज ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्ट के लिए आपने क्या किया? अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया। मैं शर्मा जी हूँ, मैंने क्या किया? अपना जो वेयर हाउस से मैं सामान पहुंचा रही हूँ अपने शोरूम पे, जब मैं जो ट्रांसपोर्टर है उससे बोलूंगी कि तू एक काम कर, ये सारा लोड जो है वो मेरे शोरूम में पहुंचा दे, तो वो बोलेगा कि भाई इसमें तो 10 चक्कर लगेंगे, 10 चक्कर की जो पेमेंट बनेगी वो 35,000 बनेगी। मैंने बोला ठीक है, 35,000 पेमेंट बनेगी, मैं 35,000 पेमेंट करूंगी, तो वो मेरी सिंगल पेमेंट जो है वो 30,000 से ज्यादा की हो गई, और 30,000 से ज्यादा की है, और मैं देखूंगी जो मेरा ट्रांसपोर्टर है वो कौन है। हेलो, अगर आप अगर कैश पेमेंट करते हैं तो आप कभी नहीं पूछते कि कौन हो, और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन जब आप बैंक से पेमेंट करते हैं तो आपको फर्क पड़ता है कि वो कौन है। और इनकम टैक्स में ऐसा होता है 10,000 से ऊपर के कैश ट्रांजैक्शन पर डे में नहीं होते, 20,000 से ऊपर के आप कोई भी ट्रांजैक्शन किसी के साथ में एक्सपेंस के लिए कर नहीं सकते। ये तो पता है अपने को। गोविंद जी, यहाँ पर आपको डाउट हो रहा है तो मैं यहाँ पर क्लियरिटी दे रही हूँ आपको जी, है ना? ये तो पता है ना अपने को कि 10,000 से ऊपर की कैश पेमेंट नहीं हो सकती एक दिन में किसी सिंगल पार्टी को, है ना? तो जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप किसको पेमेंट कर रहे हैं, और आप जिसको पेमेंट कर रहे हैं तो भाई आपको पता है कि भाई वो एडवर्टाइज करने वाला एफएम रेडियो है, या फिर आपका ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर के या फिर आपने क्या किया? मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई प्रोडक्ट। अच्छा, अगर आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है वो 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्टर है हमारे पास है। जो कॉन्ट्रैक्टर ए है वो बोलता है कि आप अपना मटेरियल छोड़ो, मुझे दे दो पैसा और मैं बना के दूंगा, और जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर बी है वो बोलता है कि आप अपना मटेरियल दे दो। अगर आप मटेरियल अपना देते हो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी स्पेसिफिकेशन जो है कस्टमर की वो आप उसको बताते हो कि भाई ये मटेरियल मेरा है, तो इससे क्या कर ऐसा ऐसा बना। आप स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शंस देते हो आप उसको कि भाई तू ऐसा ऐसा होना, मतलब आपका क्या है? वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट और सप्लाई ऑफ लेबर और कैरिंग आउट एनी टाइप ऑफ वर्क है जो 194C में कवर होता है। अगर आप वो 100% पूरा का पूरा उसे अमाउंट दे देते 10 लाख और भूल जाते, तो वो क्या हो जाती? वो प्रोफेशनल सर्विसेज में आ जाती, और वहां पर आपका जो टीडीएस होता वो 10% के हिसाब से डिडक्ट होता, क्योंकि वहां पर जो पार्टी है वो एक कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस से ऊपर उठ के प्रोफेशनल सर्विसेज में चली गई है, क्योंकि वो आर्किटेक्ट है। वो ऐसे करते हैं कि बोलते हैं कि आप मुझे पेमेंट कर दो, हम बना के दे देंगे। इंटीरियर डिजाइनर है, वो बोलते हैं आप पेमेंट कर दो, हम बना के दे देंगे, तो 194C में ना के 194J में चले जाते हैं। हेलो, मेरे को आवाज नहीं आ रही, रिस्पॉन्स तो चाहिए है ना? यस मैम। है ना? तो ये थोड़ा सा बोझिल लग रहा है क्या? नो मैम। हाँ मैम, बोलिए बारे में क्या करें? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा लगेगा फिर सब सही लगेगा। तो हमने बात की देखो, ये हमारा जो पॉइंट है शर्मा जी का कॉन्ट्रैक्टर नंबर 2 वाला, वो यहाँ पर कवर होता है। बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग अ प्रोडक्ट एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर यूजिंग मटेरियल सप्लाई और सेल बाय एनी कस्टमर और एसोसिएट। ये लॉ की लैंग्वेज है, थोड़ी सी टफ लगती है, बट सेंस जो है वो यही है जो मैंने आपको बताया। वो कौन सा इंक्लूड कर सकते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग अ प्रोडक्ट ऑफ एनी स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर यूजिंग मटेरियल परचेज फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन कस्टमर or its associates or any some already covered under section 194J। 194C और 194J जो है वो आपस में
बहुत बार क्लैश कर जाते हैं, तो हमको इस चीज का ध्यान रखना होता है। मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर आप अपनी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बनवाते हो तो 194C में आता है कि भाई जो कॉन्ट्रैक्टर है उसमें अकल नहीं है, उसमें आप अपना मटेरियल परचेज खुद करके देते हो या उसको साथ ले जाके उसको परचेज करवा देते हो, मटेरियल अपना देते हो बेसिकली। और जो हमारा वो कॉन्ट्रैक्टर ए था उसको आपने क्या किया, आपने उसको सीधा सीधा 10 लाख रुपए दे दिया कि वो आपका पूरा इंटीरियर करके देगा, वो अपने लिए खुद से ही जाके वो आपके लिए सीमेंट खरीदेगा, बिल्डिंग मटेरियल है वो सारी चीजें परचेज करेगा, टाइल्स वगैरह जो सारा चीजें हैं, पूरा सारा काम जो है वो खुद से करेगा। तो वो आ जाता है किसमें, प्रोफेशनल सर्विसेज में आ जाता है। टेक्निकल सर्विसेज को जो 194J है उसमें प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज या स्किल बेस्ड सर्विसेज आती हैं। जैसे किसी आर्किटेक्ट की सर्विसेज आएंगी या चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज होंगी तो 194J में उनको फिगर आउट करना डिफिकल्ट नहीं होता। लेकिन जहां पर स्पेसिफिकेशंस की बारी आती है तो यहाँ पर 194C में और 194J में बाइफरकेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और वो कई बार क्या होता है वो इंटरचेंज भी हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है सब लोग ये कोशिश करते हैं कि टीडीएस कम से कम कटे, तो 194C में डिडक्ट करवा लेते हैं। लेकिन जो स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं जैसे मैंने बताया चार्टर्ड अकाउंटेंट की या फिर आर्किटेक्ट सर्विसेज या फिर कोई भी प्रोफेशनल सर्विसेज जो होती हैं वो उनको स्पेसिफिकेशंस की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप में स्पेसिफाइड है तो वो 194J में जाती है। हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं 194J की भी। देखो भाई 194J में आती है फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। इन्होंने ही सारा परेशानी में पैदा कर रखी है क्योंकि प्रोफेशनल सर्विसेज को ना उन्होंने इस तरीके से डिफाइन नहीं किया है। जिसके पास डिग्री है, डिग्री बेस्ड सर्विसेज है वो तो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, लेकिन अगर आपका योगा टीचर आपको योगा सिखा रहा है तो वो भी प्रोफेशनल सर्विसेज है ना। कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट दे रहा है, ब्यूटिशियन है, मतलब ब्यूटी ट्रीटमेंट दे रहा है तो वो डॉक्टर है, लेकिन ब्यूटिशियन वाली सर्विसेज दे रहा है तो उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं अभी भाई अपना सैलून खोल लूं और मैं ब्यूटी सर्विसेज दे रही हूँ तो मैं प्रोफेशनल सर्विसेज दे रही हूँ क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ, उसके लिए कोई सर्टिफिकेट तो चाहिए नहीं है। तो भाई यहाँ पर प्रॉब्लम वहां पर आती है जब आ जाती है बात प्रोफेशनल सर्विसेज की और उसमें सारी सर्विसेज जिसके लिए डिग्री भी नहीं चाहिए होती है, वहां पर बाइफरकेट करने में प्रॉब्लम होती है कि भाई वो 194C में जा रहा है या 194J में जा रहा है। तो हम ये करके चलते हैं। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि मार्केट में जो टेंडेंसी है वो ये कहती है कि भाई अगर आप इंडिविजुअल हैं तो 1% से काट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदर देन इंडिविजुअल के केस में 2% डिडक्ट कर लीजिए। और जो भी हमारी स्पेसिफाइड सर्विसेज है उनके केस में तो हमारे पास में प्रोफेशनल सर्विसेज 10% के हिसाब से ही टीडीएस डिडक्ट होता है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्लास में हमने दो चीजें करनी है। एक हमारे जो रिमेनिंग सेक्शन है जो पॉपुलर वाले जिस सेल परचेज वाला भी किसी ने मैंने पूछा था उसको भी करेंगे। मैम जी है जो अपन टीडीएस काटेंगे ना उसकी कोई गारंटी वगैरह बताओगे आप टेल में, जैसे अपन कैसे करते हैं उसकी बैंक भी कैसे होगी टीडीएस की। अच्छा, आपको ये जाना है, मैं आफ्टर क्लास आपको बता दूंगी अगली क्लास में, अभी नहीं आफ्टर क्लास बता दूंगी। ये हमारी क्लास का पोर्शन नहीं है क्योंकि आपने बोला टीडीएस की एंट्री कैसे होगी या टीडीएस को टैली में कैसे देख सकते हैं, रिकंसाइल कैसे कर सकते हैं, मैं बता दूंगी आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके जी, ओके चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हम रिमेनिंग सेक्शन को कंप्लीट करेंगे और साथ में हम कोशिश करेंगे कि हम जो हमारा फॉर्म है स्टेटमेंट, जो क्वार्टरली स्टेटमेंट जाता है प्रैक्टिकल पोर्शन, उसको भी थोड़ा सा कंप्लीट करें। वो पूरा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको बनाने में पूरा सिखाने में 2 घंटे लगते हैं, पर चूंकि ये सेक्शन वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट करना है और जो है वो 24Q जो है उसको भी करना है, तो हम उसका थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे। आज हमने क्लास में कुछ भी प्रैक्टिकल कवर नहीं किया है, शर्मा की स्टोरी आधी रह गई है, तो हम जो हमारी पूरी स्टोरी है उसको कवर करेंगे। हमारे बैंक अकाउंट के ट्रांजेक्शन, परचेज, सेल, ई कॉमर्स और हमारे पास में एक चीज और बचती है उसको भी कंप्लीट करेंगे। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू मैम। ओके रंजनी जी, बाय बाय बाय।